अंग्रेज नहीं चाहते थे कि सनातनी परंपराएं जागृत हो और हिंदुस्तान के लोग अपनी परंपराओं को जीवित करने के लिए संघर्ष करके हमारे सामने आए। वो दबाना चाहते थे, इसलिए इन्हें इसके जितने भी साक्ष्य थे विलुप्त कर दिए और उनको नष्ट कर दिया। अब ये जब देश आज़ाद हो गया तब भी यहाँ जो सरकार थी वो नहीं चाहती थी कि सनातनी परंपराएं जागृत हो। तब भी हम 70 साल तक गुलाम जैसे ही रहे। किंतु जब सनातनी परंपरा की सरकारें सामने आई और भारतीय इतिहास के पुरातत्ववेत्ताएं सामने आए, जो भारतीय इतिहास लेखन कर रहे थे वो सामने आए, और जमीन के अंदर जब हम उत्खनन करते हैं तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्तर विन्यास पर हम कोई काल नहीं डालते हैं। नमस्कार, भारत विक्रम की संवाद श्रृंखला में आपका स्वागत है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं पुराविद डॉक्टर रमन सिंह सोलंकी। तो आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार। तो हम आज जानना चाहते हैं कि आपका पुरातत्व की ओर आपका रुझान कैसे बढ़ा, और आप विक्रमादित्य के बारे में हमें क्या बात बताना चाहेंगे। घटनाक्रम 1985-86 का है, जब विक्रम विश्वविद्यालय अपना पुरातात्विक उत्खनन करने के लिए महतपुर परिक्षेत्र की भस्मा टेकरी एक जगह है, वहां पर अपने टेंट लगाए हुए थे, और मैं महतपुर शासकीय महाविद्यालय का विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्र संघ का अध्यक्ष था। उस दौरान मैं अपने मित्र वीरेंद्र ठाकुर के साथ नियमित रूप से संध्या के समय जब पुरातत्ववेत्ता वहां से लौट आते थे उत्खनन करके अपने टेंट में, तब मैं जाकर उनकी सामग्री को देखता रहता। क्योंकि मुझे अचानक इस प्रकार से कार्य करते हुए देखते हुए वहां पर एक बड़े पुरातत्वविद हुए जिन्हें हम कह सकते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, वो मुझे बहुत अच्छे से इसकी जानकारी दिया करते थे। नियमित रूप से वो सारी जानकारी कौन सा पात्र किस काल का है और इस पात्र में क्या है और स्तर विन्यास किस प्रकार के स्तर विन्यास से वो सामग्री मिली है, और ये सारी बातें उसका रुझान मेरा पुरातत्व की ओर बढ़ता गया। क्योंकि मैं कॉमर्स का छात्र था, उस दौरान मैं बीकॉम कर रहा था। मैंने एमकॉम करने के उपरांत पुरातत्व में एमए किया, एमफिल किया और पीएचडी का विक्रम विश्वविद्यालय में मैं प्रथम श्रेणी में रहा। और तब मुझे बड़ा खुशी महसूस हुई कि मैं खुद पुरातत्व का उत्खनन कार्यकर्ता कहलाया और एस्केवेटर के रूप में मेरा चयन हुआ। जब मैं खुद उस महत्वपूर्ण क्षेत्र की खुदाई जब दूसरी बार मैं खुद करने गया 2000 में, तब वहाँ से मुझे गोल्ड भी प्राप्त हुआ मेरी ट्रेन से, और इस प्रकार मेरा रुझान और बढ़ता गया। और 1995 में मैं मध्य प्रदेश पुरातत्व में सर्विस में आ गया था, जब उज्जैन जिले का पुरातत्व का इंचार्ज हुआ, और 10 साल तक मैं पुरातत्व के क्षेत्र में कार्य करता रहा। और इस पुरातत्व के रुझान को बढ़ते हुए मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं विक्रम विश्वविद्यालय का उत्खनन प्रभारी और पुरातत्व संग्रहालय का प्रभारी बन गया, और यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट जैसा दायित्व मुझे मिला। और फिर देर सवेरे विक्रमादित्य शोध पीठ का गठन हुआ और यहाँ एकेडमिक डायरेक्टर का भी दायित्व मुझे मिला, जिसमें मैं निरंतर ये कार्य करता रहा। तो विक्रमादित्य का जो हमें आपने बात कर रही है कि विक्रमादित्य का क्या कैसे, तो उत्खनन में जो स्तर विन्यास हमारे सामने आते हैं उसमें विक्रमादित्य का कोई काल आर्कियोलॉजिस्ट दिखाता ही नहीं था। ये बड़ा दुर्भाग्य इस देश के साथ हुआ, विक्रमादित्य के साथ हुआ, जिसने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया, और जिसने 57 ईसा पूर्व में चैत्र प्रतिपदा के दिन, गुड़ी पड़वा के दिन, जब पृथ्वी का राज्यारोहण होता, उस दिन अपना जो है कि ब्रह्म ध्वज लहराया और पूरी पृथ्वी को दिखा दिया कि ये उज्जैनी की धरा पूरे पृथ्वी का नाभि केंद्र है, यहीं से हम पूरे विश्व की कालगणना करेंगे। और विश्व की कालगणना करने के लिए उसने अपने 9 रत्नों का चयन किया, और उसमें से एक वराहमिहिर नाम का गणितज्ञ सामने आया जो कपित्थ ग्राम का रहने वाला था, आदित्य दास का पुत्र था। और कपित्थ आज की स्थिति में कायथा नामक क्षेत्र है, उसे हम कपित्थ कहा जाता था पुराने काल में। तो वहाँ पर भी जो पद्मश्री डॉक्टर विष्णुसर वाकणकर साहब हुए, उन्होंने उसका उत्खनन कार्य करके विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता घोषित की। तब भी वाकणकर साहब वहाँ पर विक्रमादित्य के साक्ष्य नहीं खोज पाए। ये फिर भी दुर्भाग्य रहा, क्योंकि जो एक
टर्मोलॉजी आर्कियोलॉजी की है, पुरातत्व की जो शब्द माला है उसमें कहीं पर भी विक्रमादित्य का नाम नहीं जोड़ा गया। यह दुर्भाग्य इसलिए रहा कि वो जो घटनाक्रम मैंने क्षेत्र प्रतिपदा गुड़ी पड़वा का सुनाया, पृथ्वी का राज्यारोहण का सुनाया, उससे अंग्रेजों को बड़ी एलर्जी थी और वो चाहते थे कि किसी भी कंडीशन में सनातनी परंपरा का सर्वश्रेष्ठ शासक आगे न आए, और नहीं आने के कारण यह बड़ा दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने किसी भी प्रकार के स्तर विन्यास में हमें विक्रमादित्य को स्थान नहीं दिया। और एक जो हमारे यहाँ आक्रांता हुए थे, जिनको विक्रमादित्य ने स्वयं ध्वस्त किया, उनको पच्युत किया, उनको उज्जैन की धरा से बाहर किया, ऐसे शकों को शक काल के नाम से, शुंगों को शुंग काल के नाम से इसी काल के दबाकर उसको उजागर किया है। अब जितने भी पुरातत्ववेत्ता उत्खनन का कार्य करते थे तो जब स्तर विन्यास पर देखते कि वहां पर विक्रमादित्य का काल आ रहा था प्रथम शताब्दी ईस्वी में, तो वहां जाकर वो शुंग काल घोषित कर देते थे। तो अब वो जो स्तर विन्यास में काल आता था वो शुंग काल के नाम से आता था। ये बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी पक्ष है जो कोई उजागर नहीं करता है। अब तब जाकर हम जैसे हिंदुस्तानवादी इतिहासकार सामने आए और उन्होंने अब स्तर विन्यास में ही नहीं, विश्वविद्यालयों के सिनाप्सिस में डाला, उनकी अनुक्रमणिका में डाला। उनके ये लगा कि अब कोर्स के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश के अंदर विक्रमादित्य को जागृत किया, और यहाँ तक कि सन 2009 में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक विक्रमादित्य शोधपीठ की स्थापना की, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से। और ये शोधपीठ आज हम देखते हैं कि आज एशिया का सर्वश्रेष्ठ उत्सव मनाने वाला शोधपीठ बन गया है। और इसी एवज में हमें जो है कि गोल्ड मेडल भी मिला, और वो गोल्ड भी इतना कि एशिया के सबसे बड़े उत्सव के रूप में सबसे ज़्यादा गोल्ड मिला। अब ये देखते हैं कि विक्रम उत्सव विगत 20 वर्ष से डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री के माध्यम से मनाया जाने लगा। और सर्वप्रथम इसके हम जो वाहक रहे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर निगम के घर से हमने कलश यात्रा के माध्यम से प्रारंभ किया। आधे दिन का विक्रम उत्सव हम लोगों ने मनाया था। आधे दिन से आज ये विश्व का सबसे बड़ा उत्सव बन गया। इसका घटनाक्रम इसलिए इतना धीरे धीरे चला कि 2082 वर्ष पूर्व जब विक्रमादित्य ने राज्यारोहण किया और महाकाल की शिखरावली के ऊपर ब्रह्म ध्वज लहराया, तब से लेकर 1000 वर्ष तक जब राजा भोज उज्जैन के शासक हुए तब तक यह उत्सव मनता रहा। इसके प्रमाण हमें पुरातात्विक दृष्टि से महाकाल महा नामक एक सील मिली है जो डॉक्टर R.C. ठाकुर साहब के पास उनके अश्वनी शोध संस्थान में रखी हुई है। उस सील के आधार पर हमें उत्सव बाद में निरंतर चला पाए, क्योंकि राजा भोज के काल तक तो यह निरंतर चलता रहा, किंतु मुस्लिम आक्रांता राजा भोज के काल के बाद आ गए और मुस्लिम आक्रांताओं ने सारा ध्वस्त कर दिया। किंतु जब मराठा शासक मालवा में आए, मराठाओं ने पुनः इसको स्थापित किया, और मराठा शासकों की स्थापना के बाद देश गुलाम हो गया अंग्रेजों का, और अंग्रेजों की गुलामी 300 वर्ष तक चलती रही। जब देश आज़ाद हुआ तब भी हम ये कहेंगे कि कुछ भारतीय लोगों की सरकारें नहीं होती थी, वो जो सरकार होती थी वो भारतीय पक्ष नहीं लेती थी। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा। किंतु जब से सनातनियों की सरकार आई है और तब से हमारे देश के जागृत नेता जो भारतीय पद्धति और भारतीय सिद्धांतों को लेकर देश हित में काम करते हैं, उनकी सरकार आई है, तब से विक्रमादित्य पुनः जागृत हुआ। और डॉक्टर मोहन यादव जी के काल में तो यह पूर्ण रूप से जागृत हो गया है। और अब ये विक्रमादित्य पुरातत्व में ही नहीं दिखता, कहानियाँ किंवदंतियाँ का जो जागृत देवता रहा है अब हमें सृष्टि के सारे इतिहास पर दिखाई देता है। विश्व के इतिहास में विक्रमादित्य पढ़ाया जाने लगा है, यहाँ तक कि प्राइमरी के क्लास में भी विक्रमादित्य पढ़ाया जाने लगा है, कॉलेज के सिलेबस में भी विक्रमादित्य पढ़ाया जाने लगा है। इसकी प्रशासनिक दृष्टिकोण, इसका संस्कारिक दृष्टिकोण, इसके देश दुनिया में जो अश्वमेघ यज्ञ थे, इसने जितना अपनी सीमाओं को फैलाया था विश्व में, जहाँ जहाँ इसकी सीमाएं थी वो सारा कोर्स में आ गया है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी सेनाएं कितनी थी, उसके रथ कितने थे, उसके बाद हाथी कितने थे, घोड़े कितने थे, और ये महत्वपूर्ण पक्ष है कि उसका धनकोष कैसा था, उसके जो सभासद कैसे थे। इस प्रकार से 9 सभासदों की जो जानकारी है निरंतर उनके हमें पक्ष पुरातात्विक दृष्टि से मिलते आ रहे हैं। इसलिए विक्रमादित्य हमारा एक पुरातात्विक वेत्ता ही नहीं, वो पुरातत्व को जागृत करने वाला, भारतीय धरोहरों को सुरक्षित करने वाला, संवर्धन करने वाला ऐसा न्यायप्रिय शासक था जिसने विश्व में सर्वश्रेष्ठ अश्वमेघ यज्ञ किए। और उसकी आभाएं हमें भीमबेटका की गुफाओं में मिलती है, जहाँ हमें अश्वमेघ यज्ञ के अवशेष मिलते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि ये कार्यक्रम सिर्फ आधे दिन का घर से
शुरू किया गया था विक्रमोत्सव, लेकिन आज ये 6 महीने के कार्यक्रम का किया जा रहा है। तो ये आपको क्या प्रेरणा मिली या सभी लोगों को क्या प्रेरणा मिली कि आधे दिन से 6 महीने तक का कार्यक्रम पहुंच चुका है? इसमें ऐसा रहा कि जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसके पुरातात्विक साक्ष्य सामने आ गए, जन भावनाएं हमारे साथ में आ गई, कहानियां किंवदंतियां हमारे साथ में आ गई, और इसके जो संवाहक बने हमारे उज्जैन के जो सर्वमान्य नेता रहे डॉक्टर मोहन यादव जी, वो जब विकास प्राधिकरण के चेयरमैन हुए तो उन्होंने विकास प्राधिकरण के माध्यम से ये उत्सव मनाया। जब वो पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन बने तो उन्होंने पर्यटन विकास निगम के माध्यम से मनाया। जब वो विधायक बने तो उन्होंने विधायक माध्यम से इस उज्जैन के अंदर, उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में ये उत्सव मनाया। और जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने, उसके पहले वो शिक्षा मंत्री बन गए थे, तो उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में पूरे महाविद्यालयों में एक एजेंडे के माध्यम से विक्रम उत्सव मनाने का ऐलान किया। आज तो वो मुख्यमंत्री हैं, तो ये उत्सव पूरे मध्य प्रदेश का उत्सव है और जो देश भर में गूंज इसकी गाई जा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि सनातनी परंपराएं जागृत हो और हिंदुस्तान के लोग अपनी परंपराओं को जीवित करने के लिए संघर्ष करके हमारे सामने आए। वो दबाना चाहते थे, इसलिए इन्हें इसके जितने भी साक्ष्य थे विलुप्त कर दिए और उनको नष्ट कर दिया। अब ये जब देश आज़ाद हो गया तब भी यहाँ जो सरकार थी वो नहीं चाहती थी कि सनातनी परंपराएं जागृत हो, तब भी हम 70 साल तक गुलाम जैसे ही रहे। परंतु जब सनातनी परंपरा की सरकारें सामने आई और भारतीय इतिहास के पुरातत्ववेत्ताएं सामने आए, जो भारतीय इतिहास लेखन कर रहे थे वो सामने आए, और जमीन के अंदर जब हम उत्खनन करते हैं तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्तर विन्यास पर हम कोई काल नहीं डालते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले पाषाण काल डालते हैं, पुरापाषाण काल डालते हैं, मध्यपाषाण काल डालते हैं, नवपाषाण काल डालते हैं, ताम्रपाषाण काल डालते हैं, कांस्य युग, लोह युग डालते हैं। उसके बाद हम 6th सेंचुरी BC में महाजनपद काल डालते हैं, शैशव काल डालते हैं। शैशव काल के बाद हम विक्रमादित्य के काल से पूर्व मौर्यों का काल डालते हैं, विक्रमादित्य का काल डालते हैं, शुंगों का काल डालते हैं, सातवाहनों का काल डालते हैं, और उसके बाद हम नागों का काल और गुप्तों का काल, शकों के साथ में पैरेलल गुप्त और शक साथ साथ चलते रहते हैं। वाकाटकों का काल डालते हैं, हर्षवर्धन का काल डालते हैं, राष्ट्रकूटों का काल डालते हैं, परमार राजाओं का काल डालते हैं, सल्तनत काल डालते हैं, मुसलमानों का काल डालते हैं, और उसके बाद खिलजियों का काल डालते हैं। फिर मुगल आ जाते हैं, मुगलों के साथ हम अंग्रेज आ जाते हैं, अंग्रेजों के साथ में मराठा आ जाते हैं, मराठाओं के बाद देश गुलाम रहता अंग्रेजों का, और 47 में देश आजाद हो जाता है। 47 के बाद हम ह्यूमंस काल डालते हैं। इस प्रकार से काल डिवाइड करते हैं। ये एक स्तर विन्यास का मैंने कालक्रम आपको बताया जो उत्खनन में हम निभाते हैं। अभी इस काल में जो विक्रमादित्य का काल आया है उसको विलुप्त कर दिया गया था। स्तर विन्यास ये हमने डाला है। ये अब जब डल गया तो पूरे देश में जहां भी उत्खनन होगा पुरातत्व के साक्ष्य सामने आएंगे। अब पुरातत्व के साक्ष्य सामने आ गए तो जिस प्रकार जनमानस के बीच में उनको बताना कि ये पुरातत्व के साक्ष्य सामने आ गए हैं, तो उसको लेकर हमारे सामने शोधपीठ की जो माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्थापना करवाई, उसके जो सबसे पहले पुरोधा हुए, यानी कि हम कहेंगे कि माननीय इसके जो निदेशक बने डॉक्टर भगवतीलाल राजपुरोहित, उनके जो मित्र थे डॉक्टर जगन्नाथ दुबे विक्रम विश्वविद्यालय के पुराविद हुआ करते थे। रिटायरमेंट के बाद वो भगवतीलाल जी के साथ काम कर रहे थे, राजपुरोहित जी के साथ में। वो तमाम लिपियों के ज्ञाता थे। उनने वाकणकर साहब के साथ उत्खनन का कार्य किया था। तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि, यूनानी लिपि और शारदा लिपि, देवनागरी लिपि के बड़े ज्ञाता थे, संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे। उन्होंने वो सारे लेख उस काल के पढ़े और पढ़कर ये बताया कि विक्रमादित्य सार्वभौम शासक था, पूरी दुनिया पर उसका शासन था। वो सारे लेख पढ़ लिए गए और उनको जो लेख हमें मिले उस टीम में डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, भगवतीलाल राजपुरोहित, रमन सोलंकी तीनों लोग जाया करते थे। और हमने तमाम स्थानों पर जाकर विक्रमादित्य के साक्ष्य अभिलेखों के माध्यम से खोजे। विशेष करके औलेश्वर नामक एक जगह है जो कि प्रतापगढ़ से 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर हम चले जाते हैं, तो वहाँ पर एक बड़ा तालाब है जो विक्रमादित्य के काल में विक्रमादित्य की अनुशंसा से जो कि एक शश नामक शासक ने बनवाया था। और वहाँ से हमें मूलदेवस्य नाम के अनेक पात्र भी प्राप्त हुए हैं। वो बड़ी बड़ी ईंटें जो शुंग काल के कही जाती हैं, जो विक्रमादित्य के काल की थी, वो वहाँ से प्राप्त हुई। और ब्राह्मी लिपि का एक स्तंभ प्राप्त हुआ जिसमें विक्रमादित्य का लेख है, और एक लेख शश का है जो वहाँ से प्राप्त हुआ। इस प्रकार से सामग्री आई। भगवतीलाल राजपुरोहित ने मध्य प्रदेश शासन के स्वराज संस्थान से प्रकाशित करवाई और प्रकाशित करके जनमानस में नहीं, सारे शोधाध्यताओं के बीच में
में दी गई ताकि उसको पढ़ा गया, इस प्रकार जनमानस में आया। भगवतीलाल राजपुरोहित के बाद हमारे पास एक श्री राम तिवारी जैसे व्यक्तित्व हमारे सामने आए, और श्री राम तिवारी जी ने इसको उज्जैन का ही कार्यक्रम नहीं, इसको मध्य प्रदेश का ही उत्सव नहीं, इसको पूरे देश का ही नहीं दुनिया का उत्सव बना दिया। ये श्री राम तिवारी जी की काबिलियत है कि उन्होंने विक्रमादित्य को स्थापित करने में अपनी महान भूमिका निभाई है। हम आपके शब्दों में समझना चाहते हैं कि विक्रम उत्सव जैसे आयोजन समाज में किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। उत्सव तो उत्सव है, उत्सव तो आनंद के लिए होते हैं। महाकाल महोत्सव की एक सील हमें 2100 साल पुरानी प्राप्त होती है, तो ये स्पष्ट हुआ कि 2100 साल पहले भी उत्सव मनाया जाता था महाकाल के आंगन में, और विक्रमादित्य द्वारा उत्सव मनाया जाता था। तो ये उत्सव की परंपराएं भारतीय परंपराओं में है, हमारे वेदों में हमारे उत्सव मनाने की परंपरा है। क्योंकि जब प्रकृति खिलती है, मौसम बदलने लगता है, तो भारत के उत्सव मनते हैं। विशेष करके हम संक्रांति उत्सव देखते हैं, होलिका उत्सव देखते हैं, उसी प्रकार का उत्सव यह विक्रम उत्सव मनाया जाने लगा। क्योंकि विक्रमादित्य ने इस दौरान जब प्रकृति पर कोपलें आती हैं, यानी पेड़ पौधों पर कोपलें आती, नए नए फल दिखाई देते हैं, आम के ऊपर बोर दिखाई देते हैं, और लालिमाएं दिखाई देती, सुहानी शाम होती है और रंगीन सुबह होती है। इस प्रकार के जो कवि द्वारा आज हमारे सामने उसका बखान किया जाता है, तो एक कवि के बखान को यह प्रकृति साकार करती हुई दिखाई देती है कि वाकई प्राचीन काल से लेकर आज तक निरंतर जो कि हमारे भारत के अंदर उत्सव मनाए जाते हैं, उनकी परंपराएं क्षेत्र वाइज, हम दक्षिण को अलग से देखेंगे, पश्चिम को अलग देखेंगे, उत्तर को अलग देखेंगे और पूरब को अलग देखेंगे, तो चारों दिशाओं में चार प्रकृतियां हमारी खिलती है। इसलिए चार उत्सव हमारे देश में मनाए जाते हैं, चार दिशाएं हमारी हैं। तो ये चार दिशाओं का, चार कल्प का हमारा जो संयोग है, ये हमारा यो वेदोक्त है, हमारा शास्त्रोक्त है। इसका बखान पुराणों में हुआ है, आरण्यक में हुआ है, ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ है, स्मृतियों में हुआ है। जो हम जब देखते हैं तो यहाँ तक कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मनुस्मृतियां में, और यहाँ तक कि जो बात के जो सिद्धांत हमारे सामने आए हैं सिद्धांत शिरोमणि में, ये सब देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि राजा भोज के द्वारा लिखे गए जितने ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में विशेषकर वास्तु को लेकर सम्रांगण सूत्रधार लिखा गया, उसमें भी हमें सब देखने को मिलता है कि ये उत्सव क्यों मनाए जाते हैं और उत्सवों के द्वारा कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, और जो ताकि वो देश दुनिया में दिखा सके कि मालवा में क्या उपयोग होता है, तो पंजाब में क्या होता है, हरियाणा में क्या होता है, दिल्ली में क्या होता है, उत्तराखंड में क्या होता है, कर्नाटक में, केरल में क्या होता है, तो तमिलनाडु में क्या, ये पूरा आसाम की सातों जो राज्य हमारे जो पूर्वांचल के, उनमें क्या है। तो अलग अलग क्षेत्रों में भारत की अपनी आभाएं हैं, जो इसी समय चैत्र प्रतिपदा के दिन, गुड़ी पड़वा के दिन पृथ्वी का राज्यारोहण होता, एक जैसी दिखाई देती है आभा मंडलियां। ये बड़ा संयोग है, और इसीलिए विक्रमादित्य ने इस उत्सव को मनाया, और राजा भोज ने उत्सव को मनाया, यहाँ सिंधिया शासकों ने उत्सव को मनाया, और उसके बाद आज हमारे डॉक्टर मोहन यादव इस उत्सव को मना रहे हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि पुरातत्व और वेद दोनों अलग अलग धाराएं हैं। आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? इतिहास का हम सबने नाम सुना कि इतिहास होता है किसी देश का। जिस देश का इतिहास नहीं होता है, उस देश का विनाश हो जाता है। इसलिए देश का इतिहास होना बहुत जरूरी है, और इतिहास का निर्माण जो होता है उसके लिए दो चीजें बहुत आवश्यक होती है। नंबर एक, साहित्य, और साहित्य हमारे देश का महत्वपूर्ण साहित्य आता है महापुराण, जिसे वेदों जानकारियां, और यह कह सकते हैं कि हमारे जो दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं महाभारत और रामायण, और विशेष करके वेदोक्त बातें हमारे देवताओं ने भी कही हैं, और उनकी कहानियां और किंवदंतियां, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, स्मृतियां, ये जो है इसके स्तंभ हैं वेदों के। और तात्कालिक जो राइटर रहे हैं, लेखक रहे हैं, विशेष करके कौटिल्य, महाभाष्य के ज्ञाता, पाणिनि, या अष्टाध्यायी, ये वो जागृत लोग रहे हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन करके तात्कालिक परिस्थितियों का अध्ययन किया, और उस काल का वेशभूषा, उस काल की एग्रीकल्चर, उस काल के उद्योग धंधे, उस काल की जलवायु और पहाड़, वृक्ष,
आदि तमाम नदियां, उन सब की जानकारियां एकत्रित करके हमारे सामने प्रस्तुत की। तात्कालीन जो यात्री थे उसमें विशेष करके मेगास्थनीज, इमाम बतूता, फर्गुनस, हयान, ये ऐसे लोग मेगास्थनीज के साथ में निरंतर हमारे साथ 11वीं शताब्दी का अलबुर्री तक ये यात्री आते रहे देश विदेश से। और बाद में वास्को डी गामा का नाम हमारे 1494 में आता है, जो बोलता है कि इसने भारत की खोज की। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि ये जो यात्री थे कुछ तो भी घटनाक्रम को लिखते थे, परंतु तात्कालिक स्थितियां जो दिखाई देती थी वो लिखते थे, वो पूर्व के इतिहास को जागृत नहीं करते थे। तो अब ये इतिहास का निर्माण कैसे होता? इन सारी जानकारियों को एकत्रित करके इनको बोलते हैं साहित्यिक प्रमाण। जो मैंने बताया ये साहित्यिक प्रमाण में आते थे। अब जमीन के अंदर जो खुदाई करके सामग्री निकाली जाती थी वो तो थे पुरातात्विक साक्ष्य। वो पाषाण काल से लेकर ह्यूमन्स तक आते हैं। वो जानकारी हमें प्राप्त होती उत्खनन से, मिलने वाली पात्र परंपराओं से, उससे निकलने वाले चारकोल से, उसके निकलने वाले ग्रेन से, उसके निकलने वाले जो टूल्स से, उसके निकलने वाले पाषाण उपकरण से, उससे निकलने वाले जो ऑटिव टैंक है उससे निकलने वाले तमाम ऑर्नामेंट्स जो उस समय की महिलाएं पुरुष पहना करते थे, और अस्त्र शस्त्र उस समय के जो निकलते हैं, वो सब पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। साहित्यिक प्रमाण, पुरातात्विक प्रमाण दोनों मिलकर इतिहास का निर्माण करते हैं। अब इतिहास हमारे सामने ऐसे आता है, ये दोनों सामग्री मिलती है जब जाकर इतिहास बनता है। सम्राट विक्रमादित्य और विक्रमोत्सव को लेकर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये थे हमारे साथ पुराविद डॉक्टर रमन सिंह सोलंकी। ऐसे ही अतिथि विशेष से फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।